लेक्चर नंबर 45 की प्रिपरेशन करेंगे और एंड पे हम कुछ पास्ट पेपर्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मौसम की तब्दीली की वजह से काफ़ी गला ख़राब हुआ हुआ, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर रही थी ये वाला लेक्चर। और मुझे पता है कि आप लोगों के पेपर्स हो रहे हैं और 45 लेक्चर की सबको ज़रूरत है, बट अगर वॉइस क्लियर ना हो तो लेक्चर लेने का भी मज़ा नहीं आता। बस मैं यही वेट कर रही थी। आज कुछ बेटर फील हुआ है तो मैंने सोचा कि चलें बनाना चाहिए। सबसे पहले हमने पढ़ना है इसके अंदर कि ट्यूरिंग मशीन क्या होती है। ट्यूरिंग मशीन के हवाले से अगर मैं देखा जाए तो DFA, NFA और TG हमने पढ़ा था, जो कि हमारी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। फिर उसके बाद जब रेगुलर लैंग्वेजेस से हमारा काम सही से नहीं बन सका, फिर हमने PDA जो है वो पुश डाउन ऑटोमेटा इंट्रोड्यूस करवाया, और जो कि क्या होता था, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस प्लस रेगुलर लैंग्वेजेस का यूज़ होता था। ठीक है, मतलब इन दोनों चीज़ों का PDA के अंदर यूज़ होता था, जबकि इन सारी लैंग्वेजेस के रेगुलर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता था। फिर हमने ट्यूरिंग मशीन को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, जिसके अंदर नॉन CFL यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती थी नॉन, और रेगुलर लैंग्वेज होती थी RL, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज सॉरी मैंने हाँ नहीं सही है, ये नॉन CFL है और ये CFL है और ये रेगुलर लैंग्वेज है। ये इतना समझाने का मतलब ये है कि ट्यूरिंग मशीन के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि हमने इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद हमने ट्यूरिंग मशीन को ही इंट्रोड्यूस क्यों करवाया ना। तो जैसे कि हमने पहले DFA, NFA और TG के साथ हमारा जो है वो हमें कुछ चीज़ों की कमी फील हुई थी, तो हमने PDO को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, PDO में अब हमें कुछ कमी महसूस हुई है कि हमारे क्वेश्चन इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि जिसको समझने के लिए या जिनको सॉल्व करने के लिए या जिस सिचुएशन को सॉल्व करने किसी और चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो हमने ट्यूरिंग मशीन इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके अंदर हम नॉन CFL और CFL और रेगुलर लैंग्वेज सबका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्यूरिंग मशीन के अंदर होता क्या क्या है। एक तो होती है इनपुट टेप, ठीक है, और एक होता है हेड टेप। सबसे पहले स्ट्रिंग इसके अंदर क्या होती है, लाइक ABC, डेल्टा, या इसको एम्प्टी कह लें, और इन्फिनिटी। ये स्ट्रिंग्स होते हैं A, ये एम्प्टी कह लें या डेल्टा कह लें, ठीक है, और इन्फिनिटी, ये होते हैं हमारे स्ट्रिंग्स। और हेड क्या होता है, रीड, राइट, लेफ्ट, राइट। हेड, ये जो टेप हेड होती है ना, इसका काम होता है रीड करना। देख, जैसे कि ये A है, इसको रीड करना, ठीक है, राइट करना, और फिर रीड करने के बाद इसको राइट करना, लिखना। लेफ्ट और राइट, ये हम सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि वो पहले लेफ्ट से रीड करके राइट करता है या राइट से रीड करके राइट करता है। यानी वो लेफ्ट से पहले पढ़ता है और फिर उसको लिखता है, या राइट से पहले पढ़ता है और फिर उसको लिखता है टेप के अंदर, इनपुट टेप के अंदर। अब इनिशियल स्टेट्स जो है उसको हम Q0 से शो कराते हैं, ठीक है, जो कि हमारी इनिशियल स्टेट एक ही होती है। ये मैंने एक इसलिए लिखा है। फाइनल स्टेट्स में देखें, एटलीस्ट वन और मोर देन वन फाइनल स्टेट्स। फाइनल स्टेट में वो कह रहे हैं एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स होती हैं, जिसको हम हॉल्ट कहते हैं। अब जहाँ पे आपको पूछ लिया जाए ना कि हॉल्ट क्या होता है, तो आपने ये बताना है कि हॉल्ट जो है वो हमारी एक फाइनल स्टेट को कहते हैं, जिसके अंदर एटलीस्ट वन या फिर या वन से ज़्यादा स्टेट्स हों, उसको हम हॉल्ट कहते हैं, या फिर कह लें फाइनल स्टेट्स कहते हैं। और ये जो फाइनल स्टेट होती है ये इक्वल और ग्रेटर देन होती है Q एक्सेप्ट और Q रिजेक्ट की, ठीक है, यानी कि इसमें एक्सेप्ट भी होता है और Q रिजेक्ट भी होता है। अब ये इतना तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना कि बेसिकली ट्यूरिंग मशीन होती क्यों है और इसका बेसिकली हमें यूज़ क्यों जो है वो करना था। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपको आ जाए ट्यूरिंग मशीन जो है रिकग्नाइजेबल और रिकर्सिवेबल एनुमरेबल कब होती है, इफ़ TM यानी ट्रांजिशन मशीन, इफ़ TM एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ द लैंग्वेज। अब आपको अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि ट्यूरिंग मशीन को कब हम रिकग्नाइज कर सकते हैं, या रिकर्सिव जो है इनुमरेबल किसको कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जब TM एक्सेप्ट करता है हमारी तमाम स्ट्रिंग्स ऑफ लैंग्वेजेस को, तो हम उसको रिकग्नाइज कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि ये जो स्ट्रिंग्स होते हैं, इस स्ट्रिंग्स की बात कर रहा है वो यहाँ पे, ये ऑल दी स्ट्रिंग्स ऑफ द लैंग्वेज, कि हमारी लैंग्वेज के जितने भी स्ट्रिंग्स होते हैं, अब जब उनको सॉरी TM ट्यूरिंग मशीन है,
इफ़ ट्यूरिंग मशीन यानी TM एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ द लैंग्वेज, तो हम कहते हैं कि ये रिकॉग्नाइजेबल है और रिकर्सिव एनुमरेबल है। दूसरी चीज़ देखें, डिसाइडेबल रिकर्सिव लैंग्वेज, टोटल ट्यूरिंग मशीन, ये क्या होती हैं? इफ़ TM यानी ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट्स द स्ट्रिंग्स ऑफ द लैंग्वेज एंड रिजेक्ट द स्ट्रिंग्स नॉट इन लैंग्वेज। उसने कहा है कि डिसाइडेबल रिकर्सिव लैंग्वेज या टोटल ट्यूरिंग मशीन तब होती है, ट्यूरिंग मशीन के अंदर जो डिसाइडेबल रिकर्सिव लैंग्वेज होती है, उसको वो क्या होती है, अगर हमारी ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऑल नहीं है, जबकि यहाँ पे ऑल है। यहाँ पे कह रहा है वो तमाम स्ट्रिंग्स को करती है, जब से वो कह रहा है एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स ऑफ द लैंग्वेज। अब ये मैटर नहीं कर रहा कि वो सारी स्ट्रिंग्स को कर दिया या किसी एक को करती है। एंड और रिजेक्ट द स्ट्रिंग्स नॉट इन द लैंग्वेज, कि उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट करती है जो कि हमारी लैंग्वेज के अंदर नहीं है। तो तब हम कहते हैं, और आपको क्वेश्चन आ जाता है ना कि डिसाइडेबल रिकर्सिव लैंग्वेज क्या होती है इन केस ऑफ टोटल ट्यूरिंग मशीन, तो आप अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो अगर हमारी ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है स्ट्रिंग्स को, और जो और उनमें से ऐसे स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करती है जो हमारी लैंग्वेज के अंदर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये डिसाइडेबल रिकर्सिव लैंग्वेज है। उसके बाद ट्यूरिंग मशीन का एक ओवरव्यू है कि इसमें हमें थ्योरेटिकली भी पता होना चाहिए ना कि बेसिकली ये है कि किसी भी कुछ चीज़ को पढ़ना है तो अच्छे से ही पढ़ लें, क्योंकि इसमें से ज़रूरी नहीं है कि आपको मैथमेटिकली क्वेश्चन आए, MCQs भी बन सकते हैं, डेफिनेशन भी आपको आ सकती है, कॉन्सेप्चुअली भी आपसे वो कुछ ना कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन की ये बनती है, ठीक है, ट्यूरिंग मशीन को TM से कहा जाता है, ठीक है। और अल्फ़ाबेट सिग्मा ऑफ इनपुट लेटर्स, उन्होंने कहा है कि जैसे कि मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशन में बताती थी ना कि सिग्मा के इक्वल ब्रैकेट्स में होता था A, B, C, मीन्स हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते थे तो उसको हम सिग्मा से शो कराते थे। तो इसमें भी उसने कहा है कि इसी तरह पे सबका हमारे पास क्वेश्चन होता है, सिग्मा इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। उसके बाद इनपुट टेप जो है पार्टीशन इनटू सेल्स, ये कह रहा है ये सेल्स हैं बेसिकली हमारे पास A, B, C, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो इनपुट टेप होती है उसकी पार्टीशन की हुई होती है सेल्स में, ठीक है। हैविंग इनफाइनाइट मैनी लोकेशंस इन वन डायरेक्शन, ये देखिए ये इन्फिनिटी है, ये इनफाइनाइट का साइन है, तो बस वो ये कह रहा है कि जो कि इनफाइनाइट लोकेशंस होती हैं एक ही डायरेक्शन में, यानी इस तरफ को बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। द इनपुट स्ट्रिंग इज प्लेस्ड ऑन द टेप स्टार्टिंग इट्स फर्स्ट लेटर ऑन द सेल आई, ये देखिए ये सेल आई है। उसने कहा है कि जो हमारी इनपुट होती है ना वो सबसे पहला लेटर होता है, हमारी सबसे पहली प्लेस होती है। द रेस्ट ऑफ द टेप इज इनिशियली फिल्ड विद द ब्लैंक्स, उसने कहा कि जो इस पहली वाली इनिशियल स्टेट से आगे वाली होती हैं वो सारी ब्लैंक्स या तो डेल्टा के साथ होती हैं, या जो स्ट्रिंग्स हमें ब्लैंक यानी एम्प्टी डेल्टा के साथ होती हैं, या फिर जो हमारे पास लेटर्स होते हैं इनपुट लेटर्स उनके साथ फिल होती हैं। अब अगर आपको डेफिनेशन आ जाए ना ट्यूरिंग मशीन की कॉन्सेप्चुअली, तो आप ये अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। देखिए आप सिर्फ इस डायग्राम को देखें और अपने लफ्ज़ों में बयान करें कि जो हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं वो सिग्मा के फॉर्म में होते हैं इनपुट लेटर्स, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिग्मा इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में लिख दूँ A, B, A, ब्लैंक एम्प्टी इन्फिनिटी, ठीक है। तो वो हमारा ये पहली वाली कंडीशन को पूरा कर रहा है, ठीक है। इनपुट टेप उसने कहा है कि पार्टीशंस होती हैं सेल्स की फॉर्म में, तो ये आप देख सकते हैं बॉक्स बने हुए हैं, ये सेल्स हैं हमारे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। मतलब आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी इनिशियल स्टेट्स को हम आई से शो कराते हैं, ठीक है, वो ये लिखा हुआ है। फिर उसने कहा है कि जो रेस्ट ऑफ द ब्लैंक्स होती हैं उसके अंदर हम ब्लैंक्स फिल करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग्स या फिर लेटर्स होते हैं उनके साथ। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, मेक A, N, B, and C, N वेयर N ग्रेटर देन 1। अब ये n ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि n की जगह पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे ना वो 1 से बिग होनी चाहिए। तो A, B, C बेसिकली है ना हमारे पास, ये देखिए A, B, C, यहाँ पे स्मॉल a आना था, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अब जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 1 पुट करें यहाँ पे इनकी पावर्स में n की जगह, तो A, B, C ही हमारे पास आएगा ना, तो A, B, C आ गया। फिर जब हम 2 पुट करेंगे, क्योंकि उसने कहा n जो है बड़ा होना चाहिए 1 से, तो जब 2 पुट करेंगे यहाँ पे लगाएं 2 2
2, तो ये डबल ए आ जाएगा, ये डबल बी आ जाएगा, ये डबल सी आ जाएगा, यानी 2 2। फिर यहाँ पे देखिए जब n3 पुट करेंगे ये यहाँ पे n की जगह, तो ये 3 ए आ जाएंगे, 3 बी और 3 सी। ठीक हो गया। अब देखें आगे, अब आगे जो है ना उसी कंडीशन को लेकर आना है। ठीक है, ये वाली, ये देखें, ये जो ये क्वेश्चन था, अब हमने इसको एज एन ट्यूरिंग मशीन सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले इसकी फॉर्म्स बनाई है मैंने। ठीक है, तो उसी को मैं यहाँ पे ये लिख के ले आई हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोटा करके लिख दिया ताकि ये कंडीशन आपके सामने रहे। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसके सेल्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म लेनी है ना, क्योंकि यही हमारे पास लास्ट फॉर्म है। 3A 3B 3C मैंने लिख दिया, 3A 3B और 3C। ये जो एंड पे दोनों इधर बी वाले और इधर बी वाले ये ब्लैंक्स है हमारे, और ये हमने लाजमी लिखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने जो सारे ए थे ना उनको एक्स का नाम दे दिया, जो सारे बी थे उनको वाई का, जो सारे सी थे उनको जेड का, ताकि आपको ना कन्फ्यूजन ना हो। अब आपने क्या करना है, ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है कि पहले 1 आइट्रेशन कंप्लीट करते हैं, फिर 2। 1 आइट्रेशन का मतलब है कि ये यहाँ से चलेगा, ये देखें ये ए है, फिर ये बी है, फिर ये सी है और फिर ये ए है, यानी कि 1 आइट्रेशन ऐसे कंप्लीट होगी, पहले जाएगी। फिर ये जो दूसरा है ना हमारे पास बी ए बी, ये दूसरी आइट्रेशन बनेगी इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रूल क्या पढ़ा था, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने रूल पढ़ा था, पहले वो रीड करता है, पढ़ता है पहले, फिर उसको लिखता है। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि लेफ्ट से करता है या राइट से करता है, तो हमने ये वाला रूल फॉलो करना है उसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल स्टेट बना ली मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया ए ने क्या किया, रीड किया, और फिर ए राइट किया। ठीक है, ए ने राइट किया। ठीक है, किसको किया, ए ने राइट, ये राइट वाला ए है। ठीक है, इसने यहाँ से इसको काट दिया, राइट से ए को रीड किया और ए लिखा। लिखने के बाद तो फिर क्या हमारे पास बना, एक्स, वही वाला आ गया। ठीक है, और ये आर क्यों आया, क्योंकि हमने राइट से इसको रीड करके लिखा है, तो ये आर इसका राइट वाला आ गया। फिर आपने ये ए, इसने एक वाला एक ए जो है वो राइट कर लिया है, उसको रीड भी कर लिया है। ठीक है, अब हमने जाना है बी पे। ठीक है, बी पे जाना है अब हमने। उसने फिर क्या किया, ये देखें, ये बी पे उसने जब रीड किया, उस बी पे जाने से पहले हमने क्या करना है, ये देखना है कि ये वाला बी कहाँ से आया। तो बेसिकली ये जो ब्लैंक वाली बी थी ना, स्टार्ट तो हमने यहीं से लेना है ना हमारी इनिशियल स्टेट का, तो ये इस ब्लैंक को रीड करेगा और ये वाला ब्लैंक यानी बी राइट कर देगा। ठीक है, तो ये क्योंकि ये राइट की तरफ मूव हुआ है ना, यानी कि ये यहाँ ये वाला बी कट हो गया और इसने राइट की तरफ मूव किया और बी लिख दिया, तो ये बी ये वाला आ गया और ये वाला बी यहाँ आ गया, और क्योंकि इसने इधर राइट मूव किया तो ये वो आर आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ए और बी की फॉर्म बन गई। अब फिर यहाँ पे आए तो फिर हमने इसी तरह करना है। उसके बाद हमने ये वाली जब फॉर्म बनानी है ना, बेसिकली मैंने तो आपको फॉर्म बना के रखी हुई है, उसको समझा रही हूँ ना, तो क्योंकि अगर मैं साथ साथ बनाती ना तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी, जो कि बच्चे देख के डर जाते हैं कि इतनी लंबी वीडियो तैयारी कैसे करनी है शॉर्ट टाइम के अंदर, तो इसलिए फिर मैं सारी पे चीज़ें पहले ही बना लेती हूँ। तो जब हम ये एक हमारी सिचुएशन कंप्लीट होगी, दूसरी पे जाना है ना, तो दूसरी ट्रांजिशन हमने बनानी होती है, ये बेसिकली ट्रांजिशन है। ठीक है, तो ये मैंने दूसरा सर्कल लगाया। ठीक है, तो फिर देखें, ये लूप मैंने इसीलिए लगाई है ना बिकॉज ये ब्लैंक से जा गया है उधर, जहाँ भी ट्रांजिशन बनेगी वहाँ पे हम लूप लगाएंगे। फिर इस ट्यूरिंग मशीन का एक लॉजिक ये है कि आपको पता चल रहा है ना कि जितनी पावर है उतनी ही बार चीज़ें आ रही हैं, यानी 3 पावर है ना, तो 3 टाइम ए आ रहा है, 3 टाइम बी आ रहा है और 3 टाइम ही सी आ रहा है। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये नहीं हो रहा कि बी बाद में आ रहा है या सी बाद में आ रहा है, मतलब एक एक जो है वो ऑर्डर के साथ है, यानी पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है। ठीक है, और फिर आप देखें कि ये ए को
जो है वो रीड करके ए को राइट किया और राइट मूव हो गया। देखें हमारा कर्सर अब बेसिकली ए पर ही है क्योंकि अभी हमने ये ए की कंडीशन फिल की है। ठीक है, अब इस ए से इसने ये वाला ए लिखा था ना, तो इसको जब उसने रीड किया आगे उसने दोबारा ए को लिखा। ठीक है, और क्योंकि ये राइट को मूव हुआ है ना, ये हमारी राइट साइड है, तो हमने लिख दिया राइट। ठीक हो गया, ए को रीड करके ए राइट लिखा, ए लिखा और फिर राइट मूव हुआ था ए लिखने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमने ये लिखा। अब ये बी की सिचुएशन देखें, अब हमारे पास बेसिकली कर्सर यहाँ पे है इस ए के ऊपर क्योंकि हमने ये ए लिखा है। अब हमारा काम क्या है, बी को रीड करना। बी को जब उसने रीड किया, ठीक है, तो वो बेसिकली y की सिचुएशन पे है, तो हमने लिखा y, जैसे कि यहाँ पे लिखा था x। तो b को रीड करके उसने आगे भी लिखा था ना, b को रीड करके उसने आगे b पर गया है ना, तो राइट साइड पे गया है ना, तो हमने राइट का r लिख दिया। क्योंकि y इसलिए लिखा है क्योंकि वो हमने इसको नाम दिया y, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको y ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने थर्ड ट्रांजिशन बनानी है क्योंकि हमारे पास बेसिक स्ट्रिंग्स तीन ही है, ए बी और सी। तो हम थर्ड ट्रांजिशन बनाएंगे। उसके ऊपर आप देखें बी कहाँ पे है। ठीक है, अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है, ये बी इसी को रीड करेगा, यहाँ पे राइट मूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया बी को रीड करके बी लिखा और राइट मूव हो गया। अब ये सी देखें, अब हमने लिखना है सी क्योंकि हमारा कर्सर यहाँ पे है इस वक्त। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखें हम यहाँ पे थे। ठीक है, यानी हमारे पास y वाली सिचुएशन भी एक, यानी हमने एक y का b भी काट दिया। हमारे पास बेसिक मकसद ये है कि पहले हमने x के a को काटना है, फिर y के b को काटना है, फिर z के c को काटना है और दूसरी a का इटरेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमने वापस दूसरे a को काटना है, फिर दूसरे b को काटना है, फिर दूसरे c को काटना है, फिर दूसरी इटरेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर तीसरी आइट्रेशन चलानी है, फिर तीसरे ए को काटना है, तीसरे बी को, फिर तीसरे सी को। मतलब ये नहीं है कि एक ही बार आप इन तीनों ए को काट दो, एक ही बार इन तीनों ए, आइट्रेशंस लेकर जानी है हमने वन बाय वन। तो मैंने जब ये तीसरी ट्रांजिशन बनाई और इस पर लूप लगाई तो मैं क्या किसको रीड करूँगी, हमारा कर्सर यहाँ पे पड़ा हुआ है। जब ये बी को रीड करके बी पर आया ना, यहाँ से देखें कि बी को रीड करके यहाँ पे बी पर आया था, तो ये राइट मूव हुआ, तो मैंने लिख दिया बी से बी को राइट किया और राइट मूव हो गया। फिर ये देखें जब ये इस बी से रीड करके सी पर आएगा, तो इसने क्या किया, सी को रीड करके ये सॉरी ये मैंने यहाँ से इधर बोला लेकिन यहाँ से इधर आना था। ठीक है, बी से बी को राइट करके बी लिखा और राइट मूव हो गया। ठीक है, फिर अब यहाँ से इसने मूव होना है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे नहीं होना क्योंकि हमारा एक सी कट गया, हमने वापस जाना है दूसरे ए के पास, मीन दूसरी आइट्रेशन लेकर, फिर दूसरे बी, फिर दूसरे सी। तो ये सी को रीड करके सी को रीड कर लिया, फिर उसने लिखना है, तो हम इसकी जगह हम सी नहीं लिखेंगे, जेड लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्स लिखते हैं, वाई लिखते हैं और जेड लिखते हैं, तो इसकी जगह हम जेड लिखेंगे, जेड लिख के। ठीक है, इसने सी को रीड किया, राइट जेड किया और लेफ्ट मूव हो गया। एल क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हमने तीसरे आगे नहीं जाना, हमने जाना है पीछे, क्योंकि हमने ये एक ए काट लिया, एक बी काट लिया, एक सी काट लिया। अब हमने दूसरे ए के पास जाना है, तो हम इस सी को काट के लेफ्ट मूव हो जाएंगे, यानी ए के पास चले जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए। अब तीसरी जो ये फोर्थ ट्रांजिशन है ना, इसका मतलब ये है क्योंकि ये वो सेकंड ए के पास तो चला गया, अब उसने काटना है सेकंड बी को। ठीक हो गया, जब वो सेकंड बी को काटेगा तो वो इस ए से क्या करेगा, बेसिकली जब ये सी के ऊपर होगा ना यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट ए पे नहीं जाएगा बल्कि स्टेप बाय स्टेप ए के पास जाएगा। तो ये यहाँ से पहले लेफ्ट मूव होगा वापस ये दूसरे बी के पास। ठीक है, तो जब ये दूसरे बी के पास जाएगा तो ऑब्वियसली वाई ही लिखेगा ना इसकी जगह, तो हम लिखेंगे बी से बी को राइट किया और लेफ्ट मूव हो गया, क्योंकि ये वापस जा रहा है ना, तो हम लेफ्ट लेफ्ट लिखेंगे। जब ये आगे की तरफ जा रहा था तो हम राइट राइट लिख रहे थे, लेकिन अब ये जो वापस जा रहा है तो हम लेफ्ट लेफ्ट लिखेंगे। तो बी से इसने बी को राइट किया और जो है वो लेफ़्ट मूव हो गया। फिर आगे देखें, यहाँ पे y से y को रीड किया और लेफ़्ट मूव हो गया।
ठीक हो गया। फिर ए पे जब हम गए तो हमने क्या किया, ए से ए को रीड किया और लेफ़्ट मूव हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे जब आएगा तो ये ए से ए की तरफ पीछे की तरफ जाएगा ना, तो इसलिए हमने लिख दिया ए से ए की तरफ, ए की तरफ रीड किया और लेफ़्ट मूव। अब ये वाला जो मैंने एक ही ट्रांजिशन के ऊपर ये सारी लूप्स आइट्रेशन बैकवर्ड की लिख दी है ना, तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। मतलब आपको 3 स्ट्रिंग्स पता है, ए बी और सी, तो आप पहले बी से बी को रीड करा के लेफ़्ट लिख दें, फिर वाई से वाई को रीड करा के लेफ़्ट लिख दें, और फिर ए से ए को रीड करा के लेफ़्ट लिख दें। क्योंकि जी आपने नहीं लिखना बिकॉज आप जी से वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो अब थर्ड पे आ जाए। ये बेसिकली एक ही डायग्राम बननी थी, लेकिन मैंने कहा कि इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, तो मैंने सिर्फ एक आइट्रेशन यहाँ पे बना के और लिख दिया कि ये एक आइट्रेशन अभी हमारी कंप्लीट हुई है, कि पहले वो सीधा गया फिर वहाँ से वापस आ गया। अब थर्ड हमारे पास जो है ना वो हमने काटना है। ये देखें, ये मैंने दूसरा ए, ये दूसरा बी और ये दूसरा सी मैंने काट दिया था, यानी वो पीछे जो हमने किया है, जो जहाँ तक वापस आ गया था सिचुएशन। ये वाली लाइन जो मैंने लगाई है ना, ये मैंने ये लगाई है कि ये इसके पास वापस आ गया है, ठीक है। तो जब ये और ये सारी डायग्राम वो पीछे वाली ही है, बस ये इसमें ये वाली इटरेशन और ये वाली इटरेशन मैंने ऐड की है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये देखिए, अब ये यहाँ से ये थर्ड पॉइंट है, जी से जब हमने ये दूसरे सी को काटा ना तो वो लेफ़्ट मूव हुआ है, थर्ड वाला सी जब हमने काटा तो जेड से जेड को रीड किया और लेफ़्ट मूव हो गया था, ठीक है। जब ये हमने थर्ड वाला सी काटेंगे ना तो ये लेफ़्ट की तरफ मूव होगा, तो इसलिए मैंने मीन्स कि ये जो एंड वाली 4-5 सिचुएशन है ना ये आप खुद से लिख देना जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कि जब हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो जितने स्ट्रिंग्स है ना उतने स्ट्रिंग्स की आप जो है वो रीड और राइट करके लेफ़्ट की तरफ मूव करा दें उनको। ये देखिए, मैंने चारों को लेफ़्ट की तरफ मूव कराया, 1 2 3 4, चारों लेफ़्ट में है। फिर उसके बाद जब ये वाली यहाँ इनिशियल स्टेट पर दोबारा आती है ना 1 आइट्रेशन कंप्लीट करके, तो क्योंकि वो एक्स से एक्स को रीड करके राइट तरफ मूव हुआ था ना हमारा, ये एक्स में हमारे पास ए था, एक्स को रीड करके एक्स की तरफ राइट राइट किया और राइट मूव हुआ, तो यहाँ पे मैंने x की जगह a लिखा था क्योंकि हमारे पास इस पूरे x की जगह a है। तो जबकि ये जब वापस इनिशियल स्टेट पर आएगी तो मैं उसको x की फॉर्म ही दूंगी, यानी x को रीड किया, x राइट किया और राइट लेफ्ट हो गया, x को पढ़ा, x लिखा और राइट मूव हो गया। ऐसा ही हुआ था ना, सबसे पहले x को हमने पढ़ा था, a राइट किया था और राइट मूव हुआ था। फिर आप देखें ये सारी एक आइट्रेशन हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड है, ठीक है, वो आएगी। अब ये जो मैंने थर्ड सिचुएशन लिखी हुई है ना, ये वाली y से y को रीड किया और राइट मूव हो गया, ठीक है, z से z को रीड किया और राइट मूव हो गया, z से z को रीड किया और लेफ्ट मूव हो गया, ये मेरी तीसरी आइट्रेशन गई है जब मैंने तीसरे a, तीसरे b और तीसरे c को काटा था, ठीक हो गया। यानी कि पहले में हमने राइट की तरफ गए, दूसरे में हम लेफ़्ट की तरफ आए, फिर हम राइट की तरफ गए, तो ये वो तीसरे वाला है। आप जब कॉपी पेंसिल लेके खुद से आइट्रेशंस लगाएंगे ना आगे आगे की तरफ, फिर वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर, बेसिक हमारा काम होता है कि सारी सिचुएशंस को कट करना, लेकिन एक ही बार नहीं करनी, पहले एक एक चीज़ लेनी है, ठीक है। ये मेरा जो वाई है ना ये बी को शो करता है, जो जी है मेरा वो सी को शो करता है, क्योंकि आपको पता है मैंने ये नेम्स दिए हुए हैं, ठीक है। और एक ही सिचुएशन मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि ये दोबारा इनिशियल स्टेट पर जब ये आया नीचे की तरफ तो मैंने ये इसको यहाँ पे लिख दिया था, एक्स को पढ़ा, एक्स लिखा और राइट की तरफ मूव हो गया। ये देखिए, वाई को पढ़ा, वाई को लिखा और राइट मूव हो गया। ये देखिए, जेड को पढ़ा, जेड को लिखा और राइट मूव हो गया, जेड को पढ़ा, जेड को लिखा और लेफ्ट मूव हो गया। लेफ्ट तब मूव हुआ था जब ये वापस इस तरफ को गया था उल्टा, ठीक है। अब ये देखें, ये वाई को रीड किया था, वाई लिखा था, राइट मूव हुआ था ना, तो ये सिचुएशन इनिशियल स्टेट पे जब ये ख़त्म हो गई एक आइट्रेशन, तो मैं अब नीचे की तरफ एक और ट्रांजिशन बनाऊंगी ना, बिकॉज ये तो आइट्रेशन कंप्लीट हो गई मेरी। तो मैंने वही सिचुएशन देखी कि वाई की तरफ वाई को पढ़ा, वाई को लिखा और राइट मूव हो गया। फिर मैंने एक ट्रांजिशन बनाई, पहले हमारे पास सिर्फ था वाई, जेड और
और एक्स वगैरह। लेकिन अब बिकॉज हमारे पास ये दूसरी आइट्रेशन चल रही है तो इसमें हम y1 z1 x1 का नाम देंगे। तो जब ये y से यानी यहाँ से देखें y से वो y1 को रीड करेगा और राइट मूव हो गया तीसरे b को काटने के लिए, फिर ये इसको z कहते हैं तो z में उसने z से z को लिखा और राइट मूव हो गया, तीसरा c कट गया। और b में देखें जब ये सारे c भी कट जाएंगे, ये सारे a कट गए, सारे b और सारे c कट गए, तो वो फिर ब्लैंक की तरफ ही मूव होगा ना। तो फिर उसने क्या किया, b से b को रीड किया और राइट मूव हो गया, b से b को रीड किया और राइट मूव हो गया। जैसे कि हमने सबसे पहले लिखा था b से b को रीड किया और राइट मूव हो गया। देखें यही वाली सिचुएशन है, यही वाली सिचुएशन एंड पे बनी है, तो ये हमारी हार्ड सिचुएशन हो गई है। तो इस तरह से हमारी ट्यूरिंग मशीन ये कंप्लीट हो गई है। तो फिर से मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबको एक ही बार नहीं काटना होता, एक चीज़ इसकी लेनी है, एक इसकी और एक। सबसे पहले आप क्या करें कि आपके पास जो स्ट्रिंग्स है ना उनको नाम दे लें x y z। दूसरा आप एक एक पॉइंट उनका काटते जाएं तो आप राइट की तरफ जाएंगे, जब उसका आप दूसरा पॉइंट काटते जाएंगे तो आप लेफ्ट की तरफ आते जाएंगे। फिर क्योंकि वो 3 स्ट्रिंग्स है आपके पास, फिर तीसरी दफ़ा आप राइट की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह जब आपके पास हार्ड स्टेट बन जाएगी या जो आपके पास इनिशियल स्टेट थी वही स्टेट बन जाएगी, तो आपका ये ट्यूरिंग मशीन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, प्रोग्राम हम किसको कहते हैं। हमारे पास काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इस यू के कोर्सेज़ में, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता होता प्रोग्रामिंग क्या है या प्रोग्राम्स क्या हैं। तो चलें, हमें वो प्रोग्रामिंग नहीं आती तो कम से कम ये तो बताना चाहिए ना कि हमें प्रोग्राम क्या है। अ प्रोग्राम विच इज़ द सेट ऑफ रूल, इसके अंदर सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं कि इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है उसका रिज़ल्ट अच्छा, उसकी आउटपुट अच्छी आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये होता है सेट ऑफ रूल्स विच शो दैट विच स्टेट इज़ टू बी एंटर्ड व्हेन अ लेटर इज़ रीड फ्रॉम द टेप एंड व्हाट कैरेक्टर इज़ टू बी प्रिंटेड। अब ये जो पीछे जितनी भी मैंने स्टेट की हैं उसमें आपको पता था ना कब उसने इसको रीड किया, कब उसने इसको राइट किया, कब उसने इसको प्रिंट किया। प्रिंट किया मतलब लिख दिया। तो ये सारा वही बता रहा है कि प्रोग्राम के अंदर सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि ये शो करते हैं कि कब हमने इंटर करना है, कब हमने उसको रीड करना है फ्रॉम द टेप से, ठीक है। एंड व्हाट कैरेक्टर इज टू बी प्रिंटेड, और कौन सा और क्या ऐसा कैरेक्टर है जिसको हमने प्रिंट कराना है। तो ये होता है हमारा प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग में हमने पढ़ा है ना, ये प्रिंट करवा दें, वो प्रिंट करवा दें, ये फॉर्म बनाएं और उसको प्रिंट करवा दें। तो बस ये प्रोग्राम की डेफिनेशन थी और ये आपने लाजमी याद करनी है। अब सब स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, इट इज़ एन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विद इन स्ट्रिंग, यहाँ पे स्पेस आनी है, ठीक है, विद इन स्ट्रिंग। तो केस 1 में होते हैं हमारे पास प्रीफिक्सेस और केस 2 में होते हैं हमारे पास सुफिक्स। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सब स्ट्रिंग्स होते क्या हैं, ये जो है सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग्स के अंदर। फिर से देखें, स्ट्रिंग्स के अंदर कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है। जैसे कि ये इस कैरेक्टर लिखे हुए हैं ए, ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं ना। अब देखें, सब स्ट्रिंग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रीफिक्सेस और दूसरा होता है सफिक्सेस। अब एग्जांपल देखें, मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, L1 की ये वाली वैल्यू है और L2 की ये वाली वैल्यू है। तो अब मैंने वो कह रहा है कि आप इसका L1 और L2 का प्रीफिक्स मालूम करें। तो आप क्या करेंगे, प्रीफिक्स L1 इन L2। तो सॉल्यूशन देखें, सबसे ये स्मॉल b ही आना है तो वैसे लिखा गया है। सबसे पहले आपने क्या करना है इसमें, तो बेसिकली प्रीफिक्स में हमारे पास क्या होता है, यानी L1 के अंदर से हमने प्रीफिक्स लेना है और L2 के अंदर हमने बनाना है। तो L1 के अंदर सबसे पहले लेटर हमारे पास क्या है, डबल ए। तो L2 के अंदर हमने देखना है कि डबल ए जहाँ जहाँ पर भी एंड पे है ना वो हमने काट देने हैं। यहाँ पे डबल ए है नहीं, यहाँ पे डबल ए है नहीं, यहाँ पे डबल ए है यस है, तो ये दोनों ए मैंने काट दिए। फिर यहाँ पर देखें ये दो ए मैंने काट दिए, तो मेरे पास क्या बच गया, ये देखिए ये सिंगल बी बच गया, ये मैंने सिंगल बी लिख दिया आंसर में। ये देखिए ये ट्रिपल बी
ट्रिपल बी और 1A रह गया था, क्योंकि ये 2A तो मैंने काट दिए, ट्रिपल बी और 1A लिख दिया। फिर ये ट्रिपल बी और डबल ए मेरे पास बचेगा, क्योंकि ये 2A मैंने काट दिए, तो ट्रिपल बी और डबल ए बचेगा। यहाँ पे ये तीसरा ए नहीं आना, सॉरी, ठीक है, बल्कि आना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये देखें डबल ए और ए, यहाँ पे 5 टाइम एज हैं, जबकि मैंने यहाँ पे 4 टाइम लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जब ये दोनों कट जाएंगे तो ये ट्रिपल ए आ जाएगा, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी यहाँ आना है, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। तो प्रीफिक्स में आपने यही करना होता है कि जो L1 के फर्स्ट लेटर होते हैं वो L2 के अंदर आपने चेक करने हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं, और एंड से उनको काट देना होता है, ठीक है। उसके बाद सफिक्स में आपने स्टार्टिंग से ऐसे करना होता है। और दूसरी बात ये कि अब ये हमारे पास हैं कुछ पास्ट पेपर्स, ये रिसेंटली जिन बच्चों के हुए हैं उन्होंने जो है मुझे बताया था कि हमारा ये पेपर हुआ है। और आप आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपको पेपर आता है ना, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताया करें कि हमें ये क्वेश्चन आए हैं, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स का कम से कम फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करें, तो प्लीज़ आप अपने पेपर को ज़रूर शेयर किया करें। अब यहाँ पे आप वीडियो को रोक के तो ये सारे पढ़ सकते हैं कि किस तरह से पेपर आ सकता है और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और कौन कौन से मार्क्स, कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा बना हुआ है। उसके बाद ये देखें आगे वाला, अब ये वाला जो इतना एक बच्चे का हुआ है अलग से, और ये वाला इतना एक बच्चे का अलग से हुआ पेपर, ठीक है। मैंने इनको कलर करने थे लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, और मेरी तबीयत वैसे भी बहुत ख़राब थी, तो इसलिए मैंने कहा चलें, मैच्योर बंदे हैं, मतलब आप कौन सा बहुत छोटे से बच्चे हो, तो समझ आ जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों को। ये एक अलग से पेपर है, ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला एक अलग से पेपर है, ठीक है। उसके बाद देखें ये एक अलग से पेपर है, और ये वाले MCQs में से भी उसने ये देखे कहा है कि MCQ सारे पास्ट से थे, बाकी बुक से थे। पास से थे, बुक में से थे, बात एक ही है कि चीज़ तो आपकी बुक के अंदर से ही है ना, तो वो पास्ट में आई हुई है तो हम कह देते हैं कि वो पास्ट वाले थे। तो आपका सिलेबस तो बुक ही है ना, बेसिकली बुक्स को करें आप कवर अच्छे से अच्छे। ये एक अलग से पेपर है, ये वाला एक अलग से पेपर है, और ये वाला अलग से। ये बेसिकली ऐसे होता है कि जब हम पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं ना, तो हमें कुछ क्वेश्चंस याद रहते हैं जबकि कुछ भूल जाते हैं, तो इसलिए जो जो बच्चों को याद रहते हैं वो अपने अपने जो है वो शेयर कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये भी एक बच्चे का आया हुआ था, तो वो उसने क्या किया, ये बेसिकली मुझे तो लग रहा है ऐसे बच्चे का है जिसको पेपर नहीं आता था, तो उसने उस पर्ची के ऊपर ना अपना पेपर ही लिखना शुरू कर दिया कि चलो यार मेरा तो नहीं फ़ायदा हुआ, आने वालों का फ़ायदा हो जाए कि पेपर किस तरह का बनता है। अच्छी बात है, उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया चलें दूसरों का ही फ़ायदा कर दिया। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो है वो अच्छी सी प्रिपरेशन कर कर जाया करें, ठीक है। क्या चाहिए आप वीडियो रोक कर के सारे पेपर्स एक बार जो है ना ये क्वेश्चंस पढ़ें इनको कि कौन सा पेपर कैसे आया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है बार बार कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कहीं से मिस्टेक हो जाती है ना, तो आप मैच्योर हैं, मतलब आप उसकी खुद करेक्शन किया करें, ठीक है। और हाँ मुझे भी बताया करें, बाज़ औक़ात ध्यान नहीं होता ना, मैं बोल कुछ और देती हूँ जबकि लिखा कुछ और होता है तो बाज़ औक़ात लिखने में और बोलने में थोड़ा फ़र्क हो जाता है, तो इसमें परेशान नहीं हुआ करें, खुद से थोड़ा सेट कर लिया करें।